आरजेंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार के बजट की। ये बजट काफी महत्वपूर्ण बजट होगा उत्तर प्रदेश के लिए। यूं तो हर बजट ही महत्वपूर्ण होता है, लेकिन ये बजट कुछ खास होगा। वजह साफ है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में चुनाव है और हर बार देखा जाता है कि जहां पे भी कमिंग डेज में अगर इलेक्शन आते हैं, आपके इलेक्शन ड्यू हैं, तो बजट पर उसी तरह की छाया भी दिखाई देती है, यानी कि उसका रिफ्लेक्शन जो है वो साफ दिखाई देता है। लिहाजा कई चीजें ऐसी हैं कि जिसमें मुख्यमंत्री को अपनी ओर से इस तरह का एक पैगाम देने की कोशिश की जाएगी। मसलन नारी शिक्षा को लेके, या फिर नारी के सम्मान की बात की जाए, या फिर अभी सुहेल देव उनको लेकर के अभी जैसे राजभर या भर जाति के जो लोग हैं उनके लिए कोई एक सोशल सेक्टर में कुछ ऐसी चीजें जा सकती हैं। आने वाले दिनों में निवेश कैसे बढ़ सकता है, फिल्म इंडस्ट्री को लेकर के काफी मुख्यमंत्री चिंतित है, वो काफी प्रोग्रेसिव एजेंडे पे भी चल रहे हैं। तो ऐसी कुछ चीजें हैं जिनको लेकर के इस बजट में हो सकता है। हम फ्री टॉक्स कर रहे हैं और हमारे साथ कुछ अतिथि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ भाजपा नेता अतुल सिंह जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ मोहित नागर जी सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रिबुल श्रीवास्तव हमारे साथ में जुड़ रही हैं, और प्रियंका जी हमारे साथ कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ रही हैं। सभी का स्वागत है। मैं मोहित जी आपके पास आना चाहूंगा। मोहित नागर साहब आप सुन पा रहे हैं जी? मोहित जी, एक आम व्यक्ति के नाते अगर हम सोचें तो बजट से क्या अपेक्षा करेंगे? मोहित जी आपकी साउंड नहीं पहुंच पा रही है। आपके एक बार ईपी को हटा दीजिए, एक बार सिस्टम से हटा दीजिए इसे जी। आवाज हाँ आ रही है, बोलिए। हाँ, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल सुन पा रहे हैं। मेरा सवाल ये था कि एक आम आदमी के नाते अगर हम चर्चा करें तो बजट से क्या उम्मीद करते हैं आप? जी मोहित जी। जी सर, बजट की बात करें जाए, यदि आम आदमी की बात हम बजट की करते हैं तो मैं हमेशा आम आदमी के बीच में गाजियाबाद में रहा हूँ। शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए मैंने गाजियाबाद में जो गरीब तबके के लोग हैं उनके बीच में कार्य करता हूँ। तो इस बजट से जैसा कि देखने को मिला है, आम आदमी के लिए खास कुछ इस बजट में है नहीं। शिक्षा की बात हम यदि करते हैं, जो केंद्र बजट 2021-22 का जो अनुसार जो शिक्षा विभाग की बात करें, स्कूलों की जो बात करें, उसमें 54,873 करोड़ रुपए की बात यहाँ की गई है, जो दिया गया है, जो इस बजट 2021-22 में जो खर्चा है शिक्षा विभाग में। लेकिन यदि आप पिछले 2019-20 की बात करें बजट की, तो वो 59,845 करोड़ रुपए का है। और इस वर्ष यदि शिक्षा की बात करें तो लगभग 6% वो कटौती की गई है। हम स्टेट बजट पे चलना चाहेंगे। शिक्षा की आवश्यकता। जी सर, हम स्टेट बजट की बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार का बजट सोमवार को आ रहा है। योगी सरकार से किस तरह की उम्मीद करते हैं आप? जी मोहित जी। जी सर, बात अगर यूपी सरकार के बजट की करें, योगी साहब का बजट आ रहा है, उस बजट से एक आम आदमी उत्तर प्रदेश निवासी है, वो क्या अपेक्षा कर रहा है? चलिए मेडिकल एंड हेल्थ एजुकेशन इसी को लेकर के ऐसा क्या चाहते हैं कि सरकार को एटलीस्ट ये तो घोषणा करनी चाहिए। सर आपकी आवाज में थोड़ी कम आ रही है, आपकी आवाज में प्रॉपर सुन पा रहा हूं सर। मोहित जी, सवाल मेरा ये है कि योगी सरकार का बजट आ रहा है 22 तारीख को आपके यहाँ पे सोमवार को। हर आदमी की उम्मीदें होती हैं जी, और हम ये चाहते हैं कि ये जानना, जनता भी चाहती है कि 4 साल कंप्लीट कर चुके हैं योगी आदित्यनाथ, तो अब ऐसा क्या है कि जो जनता चाहती है कि ये तो अब मिलना चाहिए हमें? चाहते हैं कि जो भी बजट आए, जो भी बजट आए उसमें शिक्षा के लिए विशेष घोषणा होनी चाहिए, शिक्षा के लिए विशेष काम होना चाहिए, जिससे कि हर व्यक्ति जो व्यक्ति है एक अच्छी शिक्षा उसके पास मौजूद है, उसके पास एक अच्छा संसाधन नहीं है शिक्षा ग्रहण करने का,
वहाँ फ्री कोचिंग चला के हम देख रहे हैं कि गरीब तबके तक जो सुविधा सरकार की है वो बिल्कुल नहीं पहुंच पा रही है। तो ये अब देखिएगा, आप शिक्षा विभाग अब देख रहे हैं आप, जबकि डिजिटल जो है, डिजिटल टेक्नोलॉजी को इस 2021-22 के बजट में ज्यादा बढ़ावा दिया गया है, ऑनलाइन एजुकेशन को ज्यादा बढ़ावा दिया गया है, जबकि उसके दुष्परिणाम है, बहुत अच्छा परिणाम नहीं है। इसकी बात करें, जैसे इसमें डिजिटलता को ज्यादा बढ़ावा दिया गया है, ऑनलाइन शिक्षा पे ज्यादा फोकस किया गया है, जबकि ऑनलाइन जो शिक्षा है उसका ज्यादा इंप्रेशन नहीं है और ज्यादा रिजल्ट भी नहीं है। इसकी बात करें तो कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग में तो इन्होंने लगभग बजट का घटौती कर दिया, जो कि बढ़ाना चाहिए। मैं मोहित नागर साहब वापस आ रहा हूं आपके पास में, अतुल सिंह जी के पास जाना चाहूंगा। अतुल सिंह जी हमारे साथ बाराबंकी से जुड़े हुए हैं। सिंह साहब, आपसे जानना चाहूंगा, ये बजट काफी महत्वपूर्ण है प्रदेश के लिए भी, सरकार के लिए भी और बीजेपी के लिए भी। ये एक डिफरेंट नेचर का बजट भी होगा, क्योंकि एक साल से कोविड को देखा है, कोविड को सहा है, तो एक किस तरह के फोकस किया जा सकता है कि क्या ऐसी चीजें होंगी बजट में, अगर हम एक प्री टॉक करें तो कहाँ एटलीस्ट इन और इस और हम ध्यान दे रहे हैं, तो क्या ऐसा खास हो सकता है? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास का नारा लेकर काम कर रही है उत्तर प्रदेश में, और मुझे लग रहा है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, समाज में किसी तरह से जातिवाद, धर्मवाद, ऐसी राजनीति से हट के हम लोगों ने काम करने का काम किया है समाज में सबके लिए। और यह बजट जो आने वाला है सोमवार को, यह बजट इस कोविड महामारी के बीच में, जब आज पूरा देश, पूरी दुनिया इस महामारी के बीच में झेल रही है, और इसमें हम लोगों को सबको आशा है कि हमारी पार्टी की तरफ से एक अच्छा बजट आएगा, सकारात्मक बजट आएगा, और योगी जी की तरफ से बढ़िया बजट प्रस्तुत किया जाएगा। अभी सेंट्रल का जो बजट आया माननीय निर्मला सीतारमण जी द्वारा 34.36 करोड़ का बजट जो था हमारा, और उत्तर प्रदेश में जो बजट हमारा आने जा रहा है, खास तौर पे इस बार हम किसान और नौजवान इनको फोकस करने के लिए, खास करके जो कोरोना जैसी महामारी में टूट गए, जिनका व्यवसाय खत्म हो गया, जो बहुत ही परेशान हो गए, उनको खास करके बजट में मुझे लग रहा है कि माननीय योगी सरकार जी इसको ध्यान में रखते हुए इन लोगों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। अतुल सिंह जी, वापस आ रहा हूं आपके पास में। इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ प्रियंका गुप्ता जी जुड़ी हुई हैं, कांग्रेस स्पोक्स पर्सन है जी। प्रियंका जी, बजट को लेके कुछ कहना चाहेंगी? बजट पे रिएक्शन चाहूंगा। एक तो मैं, बजट आने वाला है, किस तरह के तबके की से क्या उम्मीद करके चले इस बजट में कि हाँ ये होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो जो आज महंगाई की मार है, आप देखिए कि पेट्रोल डीजल के रेट जिस तरह से बढ़ गए हैं, तो उससे उम्मीद आज पूरे देश की जनता, बल्कि उत्तर प्रदेश की जनता यही उम्मीद कर रही है कि उसमें कुछ जरूर रियायत दी जाए, उसमें कुछ कंसेशन दिया जाए, ताकि जनता की जेबों में कुछ पैसे की बचत हो सके। आज जहां बेरोजगारी की अगर हम बात करें, तो सरकार रोजगार के लिए क्या क्या जो है बजट प्लान कर रही है, किस तरह से रोजगार देने के लिए प्लान कर रही है, ये सबसे बड़ी एक समस्या है। तीसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगी, उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसके लिए आपने क्या प्रावधान रखा, उनकी सुरक्षा के लिए क्या प्रावधान रखा, क्या आपने सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल करने का कोई बजट रखा है? जिस तरह से आप देखिए कि उन्नाव एक गढ़ बन चुका है, जहां पर आए दिन कुछ ना कुछ घटनाएं होती है, तो क्या आपने वहां के लिए कुछ प्लान किया है? क्या आपने इस तरह की कोई भी चीज प्लान की है महिलाओं की सुरक्षा के लिए, या बस में कोई स्पेशल स्थान दिया है जहां पर ट्रेवलिंग करने में महिलाओं को असुविधा होती है? तो इन सारे मुद्दों पर बात करनी होगी। आप चौथी बात मैं कहूंगी किसानों के मुद्दे पे, जिस तरह से किसान की खाद को जो है 5 किलो से कट्टे से कम कर दी गई है, तो उस पर क्या सब्सिडी देगी ताकि किसानों को जो है थोड़ी सी राहत मिल सके? तो इन सब चीजों का बजट प्रावधान सरकार को बताना होगा, ताकि सरकार जो है आम जनता को कुछ बेनिफिट दे सके। जिस तरह से गैस के प्राइस आज बढ़ते चले जा रहे हैं, तो मैं समझती हूँ कि आज सरकार को ये सोचने की जरूरत है कि किस तरह से उसमें जो है आम जनता को सब्सिडी मिलेगी, किस तरह से लोगों का घर जो है अच्छे से चलेंगे, क्योंकि आज जनता की जो निगाहें हैं वो बजट पे, और बजट में क्या आम जनता को मिलने वाला है, ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन सामने रहेगा, क्योंकि जनता पूरी तरह से त्रस्त हो चुकी है। आज जिस तरह की आप देखिए व्यवसाय बिल्कुल जो है प्रियंका जी, जनता त्रस्त नहीं है, जनता आप लोगों ने उसको भड़का रहे हैं। आप किसान के आंदोलन में
उनको भोली भाले किसानों को आप भड़काने का काम कर रहे हैं। आया है कि वो जनता नहीं है, वो किसान नहीं, नहीं है, जनता वो नहीं, मेरी बात सुनिए, आतंकवादी मेरी है, बात वो खालिस्तानी है, वो पाकिस्तानी है, तो आप इनसे क्या उम्मीद करेंगे कि आप ये जनता की समस्याएं इनको समझ में आएगी? आप ये बताइए कि पेट्रोल के जो प्राइस बढ़ रहे हैं, जो जनवरी से आपने 19 बार बढ़ा दिए हैं, तो इससे क्या जनता त्रस्त नहीं है? जनता बहुत खुश है कि आपने इतने दाम बढ़ा दिए? और 2014 की बात अगर मैं करूं तो आप ये बताएंगे कि जनता तब त्रस्त नहीं थी? तब भी जनता त्रस्त थी, तब आप उसको फायदा उठा रहे थे उसका, जनता का। तब आप ये कह रहे थे कि पेट्रोल डीजल की महंगाई बहुत हो गई है, अब की बार फलानी सरकार। आज आपको समझ में आ रहा है कि जनता के पास बहुत पैसे हो गए कि उनको किस तरह से लूटा जाए, इसके साधन आपने बना रखे हैं, पेट्रोल के प्राइस बढ़ाकर और जो है डीजल के प्राइस बढ़ाकर। आपको ये क्या नॉर्मल बात लगती है कि जनता के पैसे जो है जेब से आप उनको प्रियंका जी आपके आरोप का जवाब दे पाता हूँ मैं। प्रियंका जी आपके आरोप का जवाब दिलवा रहा हूँ। प्रियंका जी पर बैठा हुआ है, प्रियंका जी आपके आरोप का जवाब दिलवा रहा हूँ। अतुल सिंह जवाब दे रहे हैं, आपके आरोप का जवाब दे रहे हैं। अतुल जी आरोप आप लगा रही हैं उसका जवाब दे रहे हैं। क्या जवाब देंगे? ये तो कह रहे हैं कि वो जनता ही नहीं है। वो मैंने ये नहीं बोला, नहीं गलत प्रियंका, बस यही आपकी मानसिकता आप लोगों की वो गलत है। आप लोग जवाब नहीं सुनना चाहते, आप लोग सिर्फ सबसे ज्यादा आप देखिए किसान आज अपनी जीविका को लेकर संघर्ष कर रहा है। जिस तरह से उन्होंने ये बिल काला कानून लाकर पास कर दिया है, उसके विरोध में 170 किसान की मृत्यु हो चुकी है, जिस पर इन्होंने आंसू तक नहीं बहाए। इस पर इन्होंने संसद में मौन रखने को भी जो है संसदीय जो है विरोधी कार्रवाई बता दिया है। ये वो सरकार है प्रियंका जी किसानों से कोई लेना देना नहीं, अपने उद्योगपति मित्रों के लिए सिर्फ ये जो है ये सरकार काम करती है। आप देखिए किस तरह से आप मेरे को बताने की आप प्रियंका जी एक गुजारिश करना चाहूंगा सभी से, एक गुजारिश करना चाहूंगा, हम फोकस करें नहीं है यूपी के बजट पे ये बता बाकी भारतीयों के लिए क्या आपने प्लान किया वो बता दीजिए। अंबानी भारतीय बिजनेसमैन नहीं है, भारतीय नहीं दिखते हैं, सिर्फ 2 ही व्यक्ति आपको भारतीय दिखते हैं। आपको ये 130 करोड़ की जनता क्या दिखती है जिसने आपको वोट देकर वहां बिठा रखा? प्रियंका जी मैं लौट रहा हूँ आप लोगों के पास में वापस मैं लौट रहा हूँ। हमारे साथ अभी बाकी आपको सब खालिस्तानी आतंकवादी दिखते हैं। समस्या तो यही है कि आपको समझना पड़ेगा, जो जनता ने आपको वोट देकर वहां बिठा रखा है वो जनता ही आपको जो है जमीन पे भी ला सकती है। जी जनता भली भांति जान चुकी है। आप 10 रुपए पहले केंद्र से देते थे, जनता तक 1 रुपया पहुंचता था। यह भारतीय जनता पार्टी और भारत के 2014 में जो प्राइस था, जो क्रूड ऑयल का, कच्चे तेल का प्राइस था, वो क्या था? 100 रुपए से ज्यादा था। और जनता को पेट्रोल कितने में मिलता था? 70 रुपीज। प्रियंका जी वापस आ रहा हूँ उसका प्राइस क्या है? मैं वापस आ रहा हूँ। प्रियंका जी वापस लौट रहा हूँ आपके पास में। प्रियंका जी वापस लौट रहा हूँ मैं। ड्यूटी क्या लगाते हैं आप? वैट क्या लगाते हैं वो भी जरा बता दीजिए। आप किस तरह से जनता को लूट रहे हैं वो भी बता दीजिए। प्रियंका जी वापस लौट रहा हूँ मैं। हमारे साथ में रिभु श्रीवास्तव भी जुड़ चुकी हैं इस वक्त, बनारस से समाजवादी पार्टी नेता, पूर्व राज्य मंत्री। रिभु जी आप तो हाउस की मेंबर और पूरी तरह से जानते हैं सारी प्रोसीडिंग को। ऐसा क्या हो कि बजट में आम जनता योगी सरकार की ओर देख रही है? आप क्या चाहती हैं, बजट में होना क्या चाहिए अब की बार? रिभु जी आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। आपके यहां से म्यूट हुआ है सिस्टम, जरा उसको अनम्यूट करिए। मैं जब तक अतुल सिंह जी आपके पास में आना चाहूंगा। अभी एक महंगाई की बात जो रहेगी, देखिए मैं हर गवर्नमेंट के साथ में एक बात देख रहा हूं, जहां गैर भाजपाई सरकारें हैं या भाजपा शासित जो राज्य है उनमें फोकस स्टेट से ज्यादा यूनियन पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है कि यूनियन गवर्नमेंट क्या कर रही है। आरोप भी लगते हैं तो नरेंद्र मोदी पे लगते हैं, स्टेट गवर्नमेंट पे कम। चर्चाएं जो हो रही हैं वो ज्यादातर यूनियन गवर्नमेंट की होती हैं, तो हम स्टेट पे फोकस करें। तो अभी प्रियंका जी ने काफी कुछ आरोप लगाए आप पे, कहा कि महंगाई की ओर ध्यान नहीं दे रही सरकार, यूनियन गवर्नमेंट सब्सिडी कम कर सकती है, वैट कम कर सकती है स्टेट। महंगाई एक मेजर इश्यू है। महिलाओं की बात आपने की कि महिलाओं के लिए जिस तरह की एक अच्छा एटमॉस्फेयर यूपी सरकार ने दिया है, प्रतिपक्ष इस पे आरोप जड़ रहा है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है। अतुल सिंह जी मैं सुन रहा हूँ, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। हेलो, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। जी बोलिए।
प्रियंका जी, सबसे पहले तो मैं साफ कर देना चाहता हूं कि आप कह रही हैं कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आप किस एंगल से कह सकती हैं कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है? यहाँ हर बहन बेटी सुरक्षित है। अगर आपको यही मेरी लगता है आवाज तो आ रही? मिशन शक्ति की जरूरत क्या थी, आप यही बता दीजिए। आपका सवाल तो उत्तर आपको खुद ही देना होगा ना, मैं थोड़ी आपको जवाब दूंगी। मैं दूं। आप मिशन शक्ति क्यों कह लेकर रही आए? हैं, अगर महिलाएं सुरक्षित हैं तो मिशन शक्ति की जरूरत क्या थी आपको? आप ये क्या बताइए, आप मार्केटिंग करने के लिए उसको लेकर आए हैं? प्रियंका आपका जी ने सवाल पूरी तरह से जायज नहीं है। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं की स्थिति नहीं अच्छी है और आपको उसके लिए रिफॉर्म्स करने होंगे, आपको उसके लिए बजट प्रियंका पास जी, करना जवाब, होगा। प्रियंका जी जवाब दे देने दीजिए अतुल सिंह जी को, मैं लौटूंगा आपके पास में। जी अतुल सिंह जी, आप कह रही हैं कि उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं, उत्तर प्रदेश में नौजवान सुरक्षित नहीं है, उत्तर प्रदेश, आप ये नौजवान के पास रोजगार की कमी है, बात सुनिए, रोजगार चाहिए उन्हें। आपने त्रस कितने रोजगार का क्या बजट रखा है वो भी जानना चाहेगी जनता। ये आम समस्याएं हैं, ये हर घर की समस्याएं हैं, आपसे मिलने वाले 4 लोगों की समस्याएं हैं, ये सिर्फ विपक्ष की समस्याएं नहीं है। सोमवार को माननीय योगी जी का बजट आने जा रहा है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि नौजवान, बेरोजगार, किसान, सबको उसमें सबको ध्यान में रखते हुए एक बढ़िया बजट, अच्छा बजट आने जा रहा है। और आप, प्रियंका जी, मैं कह रहा हूं आप उस बजट का स्वागत करिए, बहुत अच्छा। अरे आप कुछ दीजिए, हम दिल खोल कर स्वागत करेंगे। आप दीजिए तो जो आम जनता की समस्याएं उनको सॉल्व कर दीजिए। हमारा तो मुंह वैसे ही बंद हो जाएगा ना। तो आम जनता की आवाज है, हम उनकी समस्याओं को उठा रहे हैं। आप अभी कह रही हमारी समस्याएं नहीं है ये, आम जनता की समस्याएं, जिन्होंने आपको वोट देकर बिठाया हुआ है, जिन्होंने आप पर बहुमत दिया हुआ है आपको, ये उनकी समस्याएं हैं। और अगर आप उनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहे हैं तो ये आपकी असफलता है। आप जिन जिन वादों को करके सत्ता में आए हैं, जिन जिन वादों को करके सत्ता में आए हैं, वो सारे वादे खोखले हैं। उनका समाधान हो रहा है, सबका समाधान हो रहा है, सबका विकास हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा से कितना इन्वेस्टमेंट आ गया है? प्रियंका जी, मैं लौटूंगा आप लोगों के पास में। मोहित नागर साहब के पास जाना चाहूंगा। मोहित जी, मैं अक्सर ये देख रहा हूं कि एक देश के एटमॉस्फेयर में स्टेट्स पे फोकस कम होता है। अगर चर्चाएं भी होती हैं तो चर्चा नरेंद्र मोदी की, अगर खिलाफत होनी है तो नरेंद्र मोदी की। हम बात करें यूनियन बजट की बजाय स्टेट बजट की। स्टेट बजट से क्या मिल पा रहा है हमें? क्योंकि आम आदमी उत्तर प्रदेश का है, वो 22 तारीख के लिए योगी सरकार की ओर देख रहा है। उन्हें अपने मुख्यमंत्री से मतलब है फिलहाल कि मुख्यमंत्री हमें क्या दे रहा है। यूनियन बजट है, निश्चित रूप से पूरे देश का लगाव होता है उससे, लेकिन बात हम स्टेट की करें। अभी अगर जैसे बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, इसमें सरकार कुछ फोकस कर पा रही है पिछले 4 बजट में? मोहित जी, आपकी कैसी आवाज नहीं आ रही है? मोहित की आवाज नहीं आ रही है आपकी। आपका सिस्टम म्यूट है या फिर आप ईपी हटा दीजिए। हाँ जी, अब आप सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन पा रहे हैं, बोलिए। जी सर, पिछले यदि सभी बजटों की बात करें यहाँ सर, कि जो बेरोजगारी है वो लगातार अभी बरकरार है, और जो आम जनता है वो यही सोच रही है कि 22 तारीख में जो हमारे केंद्र सरकार का जो बजट पारित होगा, कि उसमें कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि डीजल पेट्रोल के रेट आप देख रहे हैं कितने आगे पहुंच गए हैं, काफी बढ़ गए हैं। और यदि हम घरेलू चूल्हे की बात करें तो उसमें बड़ी समस्याएं हैं, गैस भी काफी महंगी हो गई है। तो सभी लोग ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं रोजगार की जो है हमारा युवा साथी है वो बड़ा परेशान है। इस कंडीशन में कहीं किसी के पास कोई जो व्यवस्था नहीं है, तो सभी लोग 22 तारीख का इसी विचार में है कि कहीं ना कहीं गैस सिलेंडर के जो दाम है वो कम हो, पेट्रोल डीजल के दाम कम हो, और कहीं ना कहीं ये बेरोजगारी पे भी कुछ करें, और ये युवा साथी जो हमारे हैं रोजगार की बात भी सब लोग ही करें। तो कहीं ना कहीं सभी लोग 22 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। जी, हेल्थ एक इश्यू है। देखिए, कोरोना काल के दरमियान ये बजट होगा, अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है। लोगों की अपेक्षा मेडिकल एंड हेल्थ में काफी कुछ। उत्तर प्रदेश के मेडिकल स्ट्रक्चर की बात करें, तो अभी क्या स्थिति है वहां पे? जी मोहित जी, चलिए मोहित जी आपके पास में लौटूंगा मैं। प्रियंका जी का रुख वापस करना चाहूंगा। प्रियंका जी, मेडिकल एक बड़ी जरूरत है इस वक्त, क्योंकि कोरोना से हम सब लोग देखें उसके हालात क्या रहे हैं, अभी भी खतरा टला नहीं है। तो मेडिकल पे
लगता है कि वास्तव में सरकार को विशेष फोकस करना चाहिए? बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरह से कोरोना काल चल रहा है और हमें मेडिकल फैसिलिटीज की ज्यादा जरूरत है, सबको मुफ्त वैक्सीन मिल सके, और सबको जो भी, आज मैंने देखा कि दो स्वास्थ्य कर्मी जिनको वैक्सीन लगी थी उसके बाद भी उनको कोरोना हो गया। तो मैं समझती हूँ इसकी गुणवत्ता की भी पूरी जांच होनी चाहिए, और उसके बाद उसकी जो मतलब एफिशिएंसी है उसको भी चेक होना चाहिए, बिकॉज ये एक बहुत नेगेटिव फीडबैक है जो अगर जनता के बीच जाएगा तो मैं समझती हूँ कि ये गलत फीडबैक जाएगा। इसलिए सरकार को पूरी तरह से इसके प्रति संचेत होना चाहिए। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगी कि जिस तरह से आम आदमी पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो चुका है इस लॉकडाउन के चलते, इस गलत तरीके के लॉकडाउन लगाने के चलते, जिस तरह से उसका व्यापार बिजनेस पूरी तरह से बैठ चुका है, और इनकम टैक्स जो सरकार को मिलता था वो काफी कम हो गया है, उसकी भरपाई करने के लिए या तो वो एक्साइज ड्यूटी बढ़ाती है, फिर वैट लगाते हैं, उसके बाद जो है पेट्रोल डीजल के प्राइस बढ़ जाते हैं। इस घाटे को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, ये सरकारी उपक्रमों को भी बेचते हैं। प्रियंका जी, तो आपने अभी आपको 1 मिनट में ये देखना होगा कि आप इनकम कैसे बढ़ा सकते हैं, उन चीजों पर फोकस करनी होगी। आपको अपना निर्यात बढ़ाना होगा, निर्यात बढ़ाने के लिए आपको क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाने होंगे, इन सब सारी चीजों पर फोकस करना होगा। और लोगों की इनकम कैसे बढ़े इस पर भी फोकस करना होगा, जब तभी सरकार को इनकम टैक्स मिलेगा। और मार्केट में जो पैसे की जो कमी हो चुकी है, जो जनता के पास खर्च करने के लिए पैसा नहीं है, उसके लिए भी इनको प्रावधान बनाने होंगे ताकि लोगों की जेबों में कुछ पैसा बच सके। इसके लिए उनको डीजल पेट्रोल, जैसे मैं कह रही हूँ कि एक्साइज ड्यूटी कम होनी चाहिए, उसके साथ में वैट भी कम होना चाहिए, ताकि जनता के पास कुछ बचत हो सके। यदि जनता के पास बचत होगी तभी जाकर कहीं अर्थव्यवस्था हमारी सुचारू रूप से चल पाएगी। तो अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए अर्थव्यवस्था का ज्ञान जरूरी है। इस तरह के जो आप कहना चाहिए कि बिल्कुल बम्बार्डमेंट रिफॉर्म्स जो किए गए थे, आप इसको नोटबंदी को ले लीजिए, आप लॉकडाउन को ले लीजिए, आप जीएसटी को ले लीजिए, जिस तरह से गलत तरीके से ये लगाए गए थे उसका आज भुगतान जनता को भुगतना पड़ रहा है। जनता आज पूरी तरह से त्रस्त हो चुकी है, उसका व्यापार बंद है। इसलिए सरकार को चाहिए कि उनकी जेबों में पैसा डाले ताकि उनका व्यापार चल जनता सके, ने तो ये का आपको बता भुगतान ही कर दिया सके, कौन गलत ताकि कौन गन्ने का गलत। जो पेमेंट बाकी है, जो सरकार ने 14 दिन का वादा किया जनता था, ने वो आपको अभी बता 14 दिया दिन है। नहीं हो पाए। सरकार को ये सोचने वाली बात है कि आप अपने वादों पर खरे नहीं उतर रहे हैं। आपने नौकरियों का वादा किया, आपने इन्वेस्टर समिट में कितने सारे इन्वेस्टमेंट का वादा किया, और जिस कंपनी को आपने जो है एमओयू साइन किया, वो कंपनी भी पता नहीं है अभी कहाँ। जिस कंपनी को आपने 36,000 करोड़ का एमओयू किया था। तो मैं पूछना चलिए, चाहती हूँ इन सब चीजों को लेकर क्या सिर्फ पोस्टर पर विकास होगा? क्या पोस्टर पर ही महंगाई कम हो जाएगी? जनता की जेबों में कुछ पैसा जाएगा, कुछ बचत हो पाएगी कि नहीं हो गई, ये समस्या है। ये समस्या का
मोहित नागर जी, आप सुन पा रहे हैं? फ्रेम दोनों मोहित जी, आपकी आवाज हाँ आ रही है, आ रही है, आ रही है। मोहित जी, एक बड़ा सवाल ये है कि मेडिकल, क्योंकि देखिए कोविड सब जगह है, हर व्यक्ति ने इसकी परेशानी को सहा है, झेला है इसे, वो चाहे इसकी चपेट में आया नहीं आया, इश्यू ये नहीं है, लेकिन उसके रोजगार पे असर पड़ा है, दिनचर्या पे असर पड़ा है, उसे लॉकडाउन को भुगतना पड़ा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं उन्होंने अपनों को खोया है। तो लगता है कि सरकार एक इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे कि कभी कोई महामारी इस तरह की आ भी जाए या मेडिकल रिलीफ किसी को देना भी हो तो कैसे दे सकती है। इस पे कुछ आयुष्मान भारत के साथ साथ जैसे अदर स्टेट्स भी, राजस्थान में भी ऐसा किया गया है, कुछ ऐसी उम्मीद की जाए बजट में कि मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को सरकार ठीक से और डेवलप करे। अतुल जी, अतुल सिंह जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी जी जी, आवाज आ रही है जी। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के मैं जरूर जानना चाहूंगा आपसे। जी अतुल जी, मेडिकल को लेकर के जो सुविधाएं मिलनी चाहिए आम आदमी को। जी, बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है। मेडिकल में जो सुविधाएं एक आम आदमी को मिलनी चाहिए, वर्तमान सरकार पहले की सरकारों से क्या डिफरेंट किया? आप लगता है कि कुछ जरूरतें हैं जो इस साल पूरी की जा सकती हैं? मैं सबसे पहले तो ये बता देना चाहता हूं कि इसके पहले जो भी सरकारें रही, कांग्रेस की सरकार रही, जनता दल की सरकार रही, सारी सरकारों में सिर्फ और सिर्फ समाज के जो कुछ लोग थे, चुनिंदा लोग थे, गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय थे या हमारे एमपी एमएलए थे, उनको लेकर उनका फ्री इलाज होता था हॉस्पिटल में, उनके लिए कई सी योजनाएं बना दी जाती थी। लेकिन जब से भारत में माननीय मोदी जी की सरकार आई, सबसे पहले तो हर व्यक्ति का, जो गरीब हमारा किसान है, जो गांव में हमारा किसान रहता है, गरीब व्यक्ति है, उसका आयुष्मान भारत के तहत उसका कार्ड बनाया गया, उसका फ्री इलाज कराया जा रहा है। और कोरोना काल में आपने देखा हमारी सरकार के द्वारा, कोरोना काल में सबको एक तरफ से, मतलब जो बहुत बड़ी महामारी थी, उस महामारी से लड़ रहा था हमारा देश। उस महामारी में, कोरोना काल में, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी ने सबको, हमारी जो ये जांच थी, कोरोना की जांच होती थी, वो फ्री कराई गई, और जो भी मेडिकल सुविधाएं थी घर घर तक पहुंचाने का काम किया। मैं आपको बता दूं, मुझे भी पॉजिटिव हो गया था मैं, और पॉजिटिव कॉल में मेरे घर पे मेडिकल के लोग आते थे, मेरा चेकअप करते थे, मुझे दवाइयां देते थे, और हर तरह से, मतलब आके काउंसलर आते थे, वो संतुष्ट करते थे। तो मेडिकल के क्षेत्र में मेरी सरकार हमेशा तत्पर है और आगे भी तत्पर है। देखिए, मैं एक आम आदमी की बात कर रहा हूं कि आम आदमी की बात कर रहा हूं। आपके पास में आ सकते हैं एक आम आदमी जिसकी हम जिक्र कर रहे थे, मोहित नागर जो बता रहे थे कि एक आम आदमी जिसको मेडिकल रिलीफ नहीं मिल पाता है, हॉस्पिटल्स में पहुंच नहीं पाता है, उन लोगों की मैं बात कर रहा हूं कि एम्बुलेंस फैसिलिटी जो है, क्या वो वास्तव में आपको लगता है कि बिल्कुल दुरुस्त है? मैं उस ग्रास रूट की बात कर रहा हूं। आप अगर फोन करेंगे, प्रियंका जी अगर बात करेंगी, आप लोगों को सुविधाएं मिल सकती हैं। अगर सरकारी खाते में नहीं भी मिलेगी तो प्राइवेट ले सकते हैं। मैं उस एक आम आदमी की गांव की बात कर रहा हूं, गांव की बात कर रहा हूं। आप गांव में, आप गांव में देखिए एम्बुलेंस की सुविधाएं कितनी अच्छी हैं। और जो इसके पहले सरकारों में डॉक्टर शायद गांव के जो हॉस्पिटल होते थे उसमें निवास नहीं करते थे, रात्रि विश्राम नहीं करते थे, रुकते नहीं थे। आप इस सरकार में देख लीजिए कि जाकर गांवों में विश्राम कर रहे, जो CSC CST बनी हुई है, वहां पर जाकर सबसे अच्छी सुविधाएं हैं। जी जी, चलिए मैं रोक रहा हूँ एक बात, प्रियंका जी के पास जाना चाहूंगा। एक बार मैं प्रियंका जी के पास जाना चाहूंगा। प्रियंका जी, आप सुन पा रही हैं मुझे? जी जी, मेडिकल को लेके देखिए, मेडिकल, और एक मेरा सवाल और है कि जो भी गवर्नमेंट आती है, कहीं भी मैं एक नया प्रचलन देख रहा हूँ, यूनियन गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट्स में हो, योजनाओं के नाम बदल दिए जाते हैं या फिर योजनाओं को बंद कर दिया जाता है। मैं ये जानना चाहूंगा आप सभी लोगों से कि योजना तो जनता के लिए सरकार बनाती है, फिर उसे डंप क्यों कर दिया जाता है? देखिए, ये सरकार का जो है तरीका है बात करने का। इससे पहले भी अगर आप देखें कि किस तरह से संसद भवन में जो है, जो मनरेगा है, उसकी बुराई की गई थी। कहा गया था कि मनरेगा जो है वो सरकार की असफलताओं का मकबरा है।
आप देखिए कि कोरोना काल में सिर्फ मनरेगा ही था जो मजदूरों के लिए जीवनदायिनी बना हुआ था, उनका जीवन रक्षक बना हुआ था। तो मैं समझती प्रियंका हूँ जी, कि मनरेगा सरकार की को ये बुराई ये की समझने गई की कि जरूरत है कि मनरेगा इस तरह द्वारा की जो और पैसों का योजनाओं बंदर को बांट लागू किया जा करना रहा था, चाहिए उसकी बुराई ताकि की। जनता को उसका फायदा मिल सके। का जो देखिए, पैसों आप का अपनी बारी में बोल लीजिएगा, आपको समय दिया गया, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, आप अपनी बारी में बोल लीजिएगा। तो देखिए, इस तरह की और योजनाएं लागू करने की जरूरत है ताकि जो है जनता को इसका पूरा पूरा बेनिफिट मिल सके। आज जिस तरह से आप मेडिकल फैसिलिटीज की बात कर रहे हैं, तो कोरोना काल के समय इस तरह से भ्रष्टाचार भी निकल कर आया, चाहे वो कोरोना के उपकरण हो या जो है किट हो, पीपीई किट हो, तो इन सारी चीजों पर सरकार का काम है कि नियंत्रण करे, उसको रोक लगाए। आप देखिए, बिजली की दरें बढ़ी हुई, बिजली की दरों पर कटौती करनी चाहिए ताकि आम जनता को कुछ तो अब राहत दीजिए। आपने बिजली बढ़ा रखी है, आपने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा रखे हैं, आपने गैस के दाम बढ़ा रखे हैं, तो आप बताइए कि इनडायरेक्टली वैसे महंगाई कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है, और उसके बाद इन सब चीजों का प्रभाव सीधे जो है हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों को पड़ता है। और ये मध्यम परिवार जो है, मध्यम वर्गीय परिवार ऑलरेडी बहुत त्रस्त है, क्योंकि इनका व्यापार कोरोना काल के समय आप सभी जानते हैं, उसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। हर आदमी उससे परेशान है, चाहे वो जो मध्यम वर्गीय हो, चाहे उससे भी कम जो है अर्निंग वाले लोग हैं, सभी परेशान है। उसको लेकर सरकार ने अभी तक कोई भी जो है अपनी जो एक संवेदनाएं होती हैं उसको व्यक्त नहीं किया, कोई चिंता व्यक्त नहीं की। सरकार ने तो किसी चीज पर भी रियायत नहीं दी, बच्चों की फीस उन्होंने भरी ही भरी। तो एजुकेशन है, आपकी जरूरतें हैं जो मध्यम वर्गीय परिवार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनको किसी तरह से राहत दी जा सके। जी बिल्कुल। तो चलिए, उम्मीद बहुत सारी है कि सरकार कुछ दे, और जनता के लिए ही दिया जाता है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। लेकिन बजट से उम्मीदें बहुत होती हैं, और वो उम्मीदें हर आदमी कर भी सकता है। आखिर सरकार को चुन के भी जो भेजा जाता है। लेकिन देखना होगा कि योगी साहब के पिटारे से सोमवार यानी कि 22 फरवरी को निकल के क्या आता है, ये देखने वाली बात है। और सभी को इंतजार भी है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार, क्योंकि आखिरी बजट है इनका ये, और किस तरह के बजट है, कैसे सारी चीजें जमा करके आखिरी बजट नहीं, इसके आगे 5 साल का और बजट रहेगा, वो एक अलग बात है। इस कार्यकाल की बात की जा रही है, तो इसमें निश्चित रूप से अतुल सिंह जी पूरी तरह से वो चीजें भी शामिल होंगी। इसमें देखिए, वादे बहुत ज्यादा किए जाएंगे, और ये पहली मर्तबा नहीं होगा। देखिए, सत्ता का अहंकार ऐसा नहीं होगा। हर सरकार, हर स्टेट में यही किया जाता है। जनता जनार्दन होती है, वहाँ अहंकार नहीं चलता। इसमें बहुत सारी जगह तो ये कहा जाता है कि रेवड़ियां बांटी जा रही है। हमारी बहन बेटी गैस पे खाना बना रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।